हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज दोस्तों आप जो है पढ़ेंगे, देखिए, क्रांति की शुरुआत को, ठीक है। और ये आप पढ़ रहे हैं दोस्तों कक्षा 8, माफ़ कीजिएगा कक्षा 9, ठीक है। अध्याय 2 आपकी है क्रांति की शुरुआत। इसके पहले मैंने स्टार्टिंग का जो है टॉपिक मैंने अध्याय को और खंड 1 आपका चल रहा है, मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है पीछे, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। अब आइए जी, जो फ्रांस की क्रांति है, अब क्रांति की जो शुरुआत है उसे आप समझिए। देखिए पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई जो 16वें ने कर बढ़ा दिए थे, ठीक है। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था, ठीक है। इसके लिए उसे स्टेट्स जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट्स अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, ठीक। लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए, और उसकी अंतिम बैठक 1614 ईस्वी में बुलाई गई थी, ठीक। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साय की एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट्स ने इस बैठक में अपने अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि, ठीक है, उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व तो इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों, कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। आगे देखें, स्टेट्स जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16वें ने इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपने पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तीसरे स्टेट्स के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करना वाला सिद्धांत तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबियो और आबे सीए ने किया। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबे सीए मूलतः पादरी था और उसने तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका
पैम्पलेट लिखी। कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों यहाँ पे तिथियाँ हैं, इसे आप देख लीजिए और परीक्षा की दृष्टि से भी ये पूछे जाते हैं। देखिए 1774 ईस्वी में क्या हुआ है, लुई 16वें ने फ्रांस का राजा, लुई 16वें जो थे वो फ्रांस का राजा बनता है। सरकारी खजाना खाली हो चुका था, प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा है। अब देखिए 1789 ईस्वी स्टेट्स जनरल का आह्वान, तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है। बास्तील पर हमला, देहात में किसानों का विद्रोह कब होता है, 1789 ईस्वी में। 1791 ईस्वी में सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। आगे देखिए 1792 से 1793 के बीच में का मतलब का 92 और 93 का समय में फ्रांस क्या बनता है, गण राज्य बनता है। सिर काटकर राजा को मार दिया जाता है। सोचिए, जैकोबिन गणराज्य का पतन, फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन। 1804 ईस्वी का नेपोलियन, 1804 ईस्वी में क्या घटना घट रही है, देखिए नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। 1804 में यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है। अब देखिए 1815 ईस्वी वाटरलू में नेपोलियन की हार हो जाती है। यहाँ देखिए दोस्तों चित्र नंबर 5 आप देख पा रहे हैं। टेनिस कोर्ट में यहाँ पे शपथ कार्यक्रम चल रहा है। एक विशाल पेंटिंग के लिए जाक लुई डेविड द्वारा बनाया गया शुरुआती रेखांकन या तस्वीर नेशनल असेंबली में लगाई जानी थी। ये देखिए शपथ चल रहा है। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी, पावरोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तील पर धावा बोलकर नेस्तनाबूद कर दिया। देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैतों लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं, जो पकी फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया, लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। ठीक है, बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। अपने विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वें ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 ईस्वी की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। ठीक है, पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिए गए और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिव्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। ठीक है, भय की लहर, ये आप देखिए चित्र नंबर 6 आपको दिखाया गया है। मानचित्र से पता चलता है कि किस तरह किसानों के जत्थे एक जगह से दूसरी जगह तक
फैलते चले गए। देख रहे हैं, ये जो ग्रीन वाला आप देख रहे हैं ये भय की लहर से अप्रभावित इलाके हैं, और जो आप रेड वाला देख रहे हैं वो 1789 की शुरुआत में विद्रोह वाले क्षेत्र हैं। ये आप देखिए इस तरह के जो क्षेत्र हैं, ठीक है। और जो पॉइंट बना हुआ है वो आपका है प्रमुख भगदड़ के बाहरी हिस्से। ये देखिए आप, ये जो हैं वो बाहरी हिस्से हैं, ठीक है। और भय की लहर का विस्तार, ये जो एरो आप देख रहे हैं ये भय की लहर का विस्तार है, ठीक। एरो बना हुआ है, आप देख लीजिएगा, वीडियो रोक करके देख सकते हैं। अब आगे देखिए, फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। इसे आप देखिए, नेशनल असेंबली ने सन 1791 ईस्वी में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। चित्र नंबर 7 दिखाता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती थी। तो आइए चित्र नंबर 7 को आप देखिए। ये चित्र नंबर 7 आप देख पा रहे हैं। 1791 के संविधान के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था का ये चित्र बना हुआ है। आप लोग देखें, ये देखिए न्यायपालिका, न्यायाधीश, वोट कौन दे रहा है? सक्रिय नागरिक। यहाँ पे देखिए ये सक्रिय नागरिक हैं। मताधिकार प्राप्त लोग और 2,80,00,000 की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग, ठीक। तो सक्रिय मत नागरिक वही वोट दे रहे हैं। तो इनमें से 40 लाख लोग मताधिकार प्राप्त लोग, मतलब 2,80,00,000 हैं, ठीक है, की संख्या में लगभग 40 लाख लोग। अब देखिए, वोट निर्वाचक 50,000 पुरुष, और देखिए वोट अब ये दे रहे हैं वोट नेशनल असेंबली को 745 सदस्य हैं, ये विधायिका है, ठीक है। निष्क्रिय नागरिक, यहाँ पे मताधिकार प्राप्त नहीं, लगभग 30 लाख पुरुष, महिलाएं, बच्चों, 25 वर्ष के कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था, ठीक। अब देखिए नियंत्रण, सम्राट पे निषेध, सम्राट द्वारा नियंत्रण ये भी कर रहे हैं, देखिए मंत्रियों पे, है ना। तो इसे आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। कुछ विशेष नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे। एक है कि कैसे आप दिखाया गया है कि कैसे सिस्टम क्या था, कैसे चुना जाता था, कैसे कंट्रोलिंग थी, वो यहाँ पे दिखाया गया है। आइए आगे। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया, ठीक है। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, ठीक है, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक, जिन्हें मत देने का अधिकार था, का दर्जा दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया, ठीक है। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने वाली असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। चलिए ये आप देखिए चित्र नंबर 8, यहाँ पे आपका है पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का 1790 में ले बर्बिए द्वारा बनाया गया चित्र। दाईं ओर
दाईं ओर की आकृति फ्रांस को और बाईं ओर की कानून को निरूपित करती है। ठीक, ये आप देख पा रहे हैं। स्रोत ग, इसे आप देखिए, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, इसे आप देख लीजिए। आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी की नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना है। ये अधिकार हैं स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिली हो। स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह न हो। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं। कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता है और न ही गिरफ्तार अथवा नज़रबंद किया जा सकता है। ठीक है। प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने, छापने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। 17वां देख लीजिए आप लोग। चूँकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुल्लंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक न हो। ऐसे मामले में अग्रिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। ठीक है। अब आ जाइए आगे। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया, अर्थात वे अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। ठीक। स्रोत ख यहाँ पे लिखा है दोस्तों, इसे आप देखिए। क्रांतिकारी पत्रकार ज्यां पाल मरा ने अपने अखबार लामी द पीपल, जनता का मित्र, यानी इसका अर्थ क्या है, जनता का मित्र, में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर यह टिप्पणी की थी। जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीकों से कभी नहीं सुधर सकती। यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि धनाढ्य वर्ग कानून को कैसे प्रभावित करता है। फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग उन्हें मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका, एक दिन वही हश्र अमीरों का करेंगे। ठीक। बॉक्स नंबर 1 आप देख लीजिए। बॉक्स नंबर 1 है राजनीतिक प्रतीकों के मायने।
ठीक है। अब प्रतीकों के मायने जो क्या हैं इसको आप देखिए। 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। ले बर्बिये ने अपनी पेंटिंग जो है चित्र क्या है 8 में अधिकारों की घोषणा को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। आइए इन प्रतीकों को समझने की कोशिश करें। तो देखिए, टूटी हुई जंजीर, यहाँ पे चित्र देख रहे हैं, प्रतीक देख रहे हैं। टूटी हुई जंजीर, दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक है। छड़ों का बर्छीदार गट्ठर, ये देखिए आप, अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठर को नहीं, एकता में ही बल है। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख, ये देखिए आप, सर्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरों को मिटा देंगी। राजदंड, ये आप देख रहे हैं, शाही सत्ता का प्रतीक है। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, समानता का प्रतीक। अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। आगे देखें, लाल फ्राइजी, ये टोपी है। लाल फ्राइजियन टोपी, दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी, ये देखिए। नीला सफ़ेद लाल, फ्रांस की राष्ट्रीय रंग है, नीला सफ़ेद रंग लाल। डेनो वाली स्त्री, कानून का मानवीय रूप, ये आप देख रहे हैं। विधिपट यहाँ पे है, कानून सबके लिए समान है और उनकी नज़र में सब बराबर हैं। ठीक, तो 2 कंप्लीट हो गया दोस्तों। अगले वीडियो में आप जो है पढ़ेंगे फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। ठीक है, ये आपको जो है अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो भाई दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो यार लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।